कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3। दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न नंबर 22 को हल करने का प्रयास करेंगे। 7वां है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम लोग इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड में समान गुणनखंड 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे समान गुणनखंड त्रिक के रूप में है तब तो यह संख्या पूर्ण घन होगी, और यदि त्रिक के रूप में नहीं है तो पूर्ण घन नहीं होगी। तो इसके हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखा हुआ है। पहले 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा, फिर 2 से विभाजित होगा। अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ लिखा जाए, 3 बार 2 2 2 है, 3 बार 3 3 3 है, 3 बार 7 7 7 है, 1 बार 13। तो ये 2 भी त्रिक के रूप में है, ट्रिपलेट के रूप में, 3 भी ट्रिपलेट के रूप में, 7 भी ट्रिपलेट के रूप में, यही 13 त्रिक के रूप में नहीं है। यदि इन गुणनखंडों में यही 13 न रहे, शेष सभी गुणनखंड त्रिक के रूप में होंगे तो यह संख्या पूर्ण घन रहेगी। तो इसमें 13 नहीं रहे, इसका अर्थ है कि इसमें 13 से भाग दे दिया जाए। 13 से भाग दे देंगे और शेष सब गुणनखंड त्रिक के रूप में हो। तो यही 13 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अब इसके गुणनखंडों में 13 से भाग देने का मतलब इस संख्या में 13 से भाग देकर जो अवशेष बचे उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये 13 नहीं आएगा, शेष गुणनखंड त्रिक के रूप में है। तो 13 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। पूर्ण घन परफेक्टली क्यूब नंबर हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो अब फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 26,244 का। तो अगर 26,244 का गुणनखंड किया जाए, 26,244 पहले 2 से विभाजित होगा तो 13 है 122, फिर 2 से विभाजित होगा, ये भाग दे दिएगा आप, तो आएगा 6,561। अब ये 3 से विभाजित होगा तो आ जाएगा 2,187। इसे 3 से विभाजित कर दें 729, इसे 3 से विभाजित कर दे 243, फिर 3 से विभाजित कर दे 81, 3 से विभाजित कर दे 27, 3 से विभाजित कर दे 9, 3 से विभाजित करने पर 3, और 3 को 3 से विभाजित कर दें तो ये। तो अगर इस 26,244 के इन गुणनखंडों को लिखें तो 2 बार 2 2 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 3। इनका जब हम लोग त्रिक बनाएंगे तो ये 2 तो 2 ही बार है, इसलिए त्रिक नहीं बनेगा। 3 3 3 का एक त्रिक बन जाएगा, इस 3 3 3 का एक त्रिक बन जाएगा, और ये बचे हुए 2 बार 3 3 का फिर त्रिक नहीं बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये संख्या पूर्ण घन रहे, वह तभी संभव है जब इसके सभी समान गुणनखंड त्रिक के रूप में हो। ये 2 भी त्रिक के रूप में होना चाहिए, ये बचे हुए 3 भी त्रिक के रूप में होना चाहिए,
इस 2 को त्रिक के रूप में करने के लिए एक बार 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 को त्रिक के रूप में करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणे 3 संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 3 पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 3 बराबर 6 से गुणा करना पड़े। प्रश्न नंबर 9, 9वां है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20, 97, 152 पूर्ण घन है। तो उसके लिए हम लोग 20, 97, 152 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए, जब आप 20, 97, 152 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसे ये भाग दे करके किया गया, 26, 244 को भाग देकर किया गया, तो ये लंबी भाग है, इसे आप स्वयं करेंगे। तो जब इसे आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 21 बार आएगा। 2 2 2 21 बार। अब अगर इस 2 2 2 जो 21 बार आया है, इसके त्रिक बनाएंगे तो 7 पूर्ण त्रिक बन जाएंगे। 3 3 का त्रिक तैयार होगा, तो 7 पूर्णतया त्रिक बनेंगे। कोई भी गुणनखंड अतिरिक्त नहीं होगा। सभी के सभी त्रिक के रूप में 3 संख्याओं के समूह के रूप में होने के कारण यह संख्या पूर्ण घन है। सभी गुणनखंड, सभी समान गुणनखंड त्रिक के रूप में हैं। त्रिक, ट्रिपलेट। अतः संख्या 20, 97, 152 पूर्ण घन संख्या। प्रश्न नंबर 10, 10वां है 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात की। किसी घनाकार गड्ढे, घनाकार कमरे, घनाकार चैम्बर का आयतन दिया हुआ हो और उसकी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसका क्या सूत्र है, आपको बताया गया है। घनाकार गैस चैम्बर की भुजा, जो आयतन है उसके घनमूल के बराबर होता है। तो इसका आयतन है 6028.568 घन सेंटीमीटर। इसी का घनमूल ज्ञात। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको तरीका बताया गया कि पहले इसे बिना दशमलव में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसको बिना दशमलव के लिख दें, दशमलव हटा के, तो अपान में इस दशमलव के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लिखेंगे। 3 अंक है तो 3। अब हम लोग 6028.568 का अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इस 1000 का अलग। तो 6028.568 इसके अभाज्य गुणनखंड अगर ज्ञात किया जाए, 6028.568, तो आप भाग दे करके देखेंगे 6028.568 के पहले ये 2 से विभाजित होगा तो आएगा 30, 14, 284। इसे 2 से विभाजित कर दें तो आएगा 150, 71, 42। इसे 2 से विभाजित कर दें तो आ जाएगा 75, 35, 71। अब ये 7 से विभाजित होगा तो आएगा 10, 76, 53। इसे 7 से विभाजित कर दें
तो आ जाएगा 15,379। इसे 7 से विभाजित कर दें तो आ जाएगा 2197। इसे 13 से विभाजित कर दें 169। इसे 13 से विभाजित करें 13 और 13 को 13 से विभाजित कर दें तो 1। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड जो हुए 2 2 2 3 बार, 7 7 7 3 बार, 13 13 13 3। और इसी तरह 1000 के जब आप गुणनखंड ज्ञात करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब अगर त्रिक बना करके प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लिखकर गुणा करें उनका तो अंश में मिल जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, हर में मिल जाएगा 2 गुणे 5। ये जो घन सेंटीमीटर है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड करके, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का त्रिक तैयार हो जाएगा, उसका घनमूल यही सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 सत्ते 91 दूना 182 बटा 10, 18.2 सेंटीमीटर, 18.2। प्रश्न नंबर 11वां है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात। एक घन है उसकी भुजा नहीं मालूम, लेकिन जो घन का आयतन है वो कह रहे हैं कि दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर। घन का आयतन उतना ही है जितना घनाभ का आयतन। जो घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई। घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, क्या सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर हो जाए। और ये गुणा करेंगे आप तो 74,088 आएगा, इतना घन। तो अगर घन का आयतन उतना है जितना घनाभ का ये हो गया तो घन का भी यही आयतन है। अब एक घन का आयतन है 74,088 घन सेंटीमीटर, इसकी भुजा, अब भुजा वही जैसे अभी ज्ञात किया है एक प्रश्न में, यही जो घन का आयतन है इसका घनमूल ले लेंगे तो घन की भुजा ज्ञात हो जाए। 74,088 का घनमूल लेना पड़ेगा। इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। आप इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके देखिए कितना आएगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट तरीके से अगर इसका घनमूल ज्ञात कर लें 74,088 का, अनुमान लग जाएगा कि क्या आएगा। तो ये अंतिम 3 अंक के इकाई के स्थान पर 8 है जो कि 2 के घन में आता है, इसलिए इकाई का अंक हो गया घनमूल का 2। जो शेष 3 अंक छोड़ने के बाद, लास्ट के 3 अंक छोड़ने के बाद जो बच गया 74, वो देखेंगे किसके किसके घन के बीच में पड़ता है। तो 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। इन्हीं के बीच में ये 74 पड़ेगा, 64 और 125 के बीच में। इनमें छोटा जो है वो है 4, इसलिए ये घनमूल में आ जाएगा 4। 42 आना है, इसका घनमूल 42 आना है। तो आप इसका गुणनखंड निकाल करके देखेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7, और घन सेंटीमीटर का घनमूल हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिक बनाएं, प्रत्येक त्रिक से एक संख्या लिख करके गुणा करें तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7 सेंटीमीटर, 2 तिया 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर। तो उस घन की भुजा हो गई 42 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 12 है, एक बॉक्स में 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी।
घन के रूप में तब वो गोलियां होंगी जब जितने तह हों, हर तह में उतनी पंक्तियां हों, प्रत्येक पंक्ति में उतनी गोलियां हों। तो चाहे हमें तहों की संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे एक तह में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो या गोलियों की संख्या ज्ञात करनी हो, इन दी गई गोलियों का घनमूल ज्ञात करें। तो तहों की संख्या बराबर हो गया 42,875 का घनमूल। फिर 42,875 के हम फैक्टर ज्ञात करें, गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसका अगर गुणनखंड ज्ञात किया जाए भाग दे करके, 5 गुणे 5 गुणे 5, 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह त्रिक बनाए, प्रत्येक त्रिक से एक संख्या लेकर गुणा कर दें, ये आ गया 35। प्रश्न नंबर 13, एक घन का आयतन 6,859 घन सेंटीमीटर है, उसकी कोर ज्ञात करनी। कोर ज्ञात करनी हो घन की या लिखा हो भुजा ज्ञात करनी हो, तो अभी जैसे लगाया गया घन की भुजा बराबर जो भी उसका आयतन है उसी का घनमूल। तो कर लीजिएगा, घन की कोर बराबर हो जाएगा जो उसका घनमूल होगा, आयतन, घन का आयतन। प्रश्न नंबर 14 लिखा है ऋण 343 गुणे 512 घाते 1/3, इसका मान ज्ञात करना। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या के घात 1/3 का अर्थ होता है उसका घनमूल ज्ञात करना। घात 1/2 का अर्थ होता है वर्गमूल ज्ञात करना। घात 1/4 का अर्थ होता है चतुर्थमूल ज्ञात करना। तो कोष्ठक में लिखी संख्या पर घात 1/3 है, इसका अर्थ हो गया कि कोष्ठक में लिखी संख्या का घनमूल ज्ञात करना। ऋण 343 गुणे 512 का घनमूल। ये जो ऋण 343 गुणे 512 है, ये एक ऋणात्मक संख्या है। आपने सीखा है कि किसी ऋणात्मक संख्या का जो घनमूल होता है, इस संख्या के निरपेक्ष मान, बिना चिन्ह के जो मान, उसके घनमूल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम लोग केवल निरपेक्ष मान अर्थात 343 गुणे 512 के घनमूल ज्ञात करके इसी का निगेटिव वैल्यू ले ले, ऋणात्मक मान, तो यही इसका मान हो जाए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखें। 343 7 गुणे 7 गुणे 7, 512, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 9 बार आएगा, 9 बार। त्रिक बनाएंगे 7 के और 2 के, प्रत्येक त्रिक से एक संख्या लेंगे। तो 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा -56। दूसरा तरीका है इसी को लिखने का, ये जो ऋण घातांक के नियम से करेंगे। तो ऋण 343 ये हो जाएगा ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7, और 512 को हम लोग लिख दें 8 गुणे 8 गुणे 8। लिखने को तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 2 9 बार लेकर गुणा, लेकिन फिर इसको हम लोग 8 गुणे 8 गुणे 8 भी लिख सकते। तो इस पर घात हो गया 1/3। आप 2 2 2 9 बार भी लिखेंगे तो भी सही। अब ये हो गया ऋण 7 की घात 3, ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7 करोगे तो ऋण 343 है। और ये हो गया 8 की घात 3, अब इतने पर घात 1/3। आपने सीखा है कि जब घात पर घात लगा हो तो इन घातों का गुणा हो जाता है। तो ये हो गया ऋण 7 की घात 3, अब ये घात 1/3 गुणे 8 के घात 3 1/3, ये 3 3 कट जाए। तो ऋण 7 घात 1
गुणे 8 घात 1, ऋण 7 घात 1 का अर्थ हो गया ऋण 7, 8 घात 1 का अर्थ हो गया 8, तो ये आ गया ऋण 56। ये हो गया ऋण 56। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 15। 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो पहले हम लोग 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लें। यद्यपि ज्ञात करना है पूर्ण घन संख्या, तो ये 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, ये इनके लघुत्तम समापवर्त के बराबर होगा। तो 12, 18, 25 का लघुत्तम समापवर्त 2 से विभाजित कर दें। इसे फिर अब 3 से विभाजित कर दें। तो ला सा पा, देखिए अगर इनमें जो संख्याएं दी गई हैं किसी संख्या से एक से अधिक संख्या ना कट रही हो, विभाजित हो रही हो, तो फिर विभाजित करना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि अब इसे 2 से विभाजित करेंगे, भले ही एक ही विभाजित हो, फिर 3 से विभाजित करेंगे, फिर 5 से विभाजित करेंगे, तो ये आवश्यक नहीं होता। इसको आप फिर इसी तरह यल आकार में ले करके गुणा कर लेते हैं। यदि दिए गए संख्याओं जिनका ला सा पा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, एक से अधिक संख्याएं किसी संख्या से नहीं विभाजित हो रही हैं, तो फिर हम उसे विभाजित नहीं करते। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 25। तो ये आ जाएगा 25 तियाँ 75 दूना 150 तियाँ 450 दूना 900। अब ये 900 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर 900 पूर्ण घन संख्या होता तो 12, 18, 25 से विभाजित यही छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या हो जाती। कैसे कह रहे हैं कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है? इसके लिए ये जो गुणनखंड है यही गुणनखंड है। इसके केवल 25 के लिए 5 गुणे 5 कर देना। अब ये जो भी गुणनखंड हैं अगर इनको हम लोग क्रम से लिख दें, पहले 2 2 फिर 3 3 फिर 5 5, तो कोई भी गुणनखंड त्रिक के रूप में नहीं है। इसलिए ये संख्या 900 पूर्ण घन संख्या नहीं। यदि हम चाहते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए तो उसके लिए यहाँ 1 2 से, 1 3 से, 1 5 से गुणा करना पड़े। इसमें अगर 2 गुणे 3 गुणे 5 से गुणा कर दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी 12, 18, 25 से विभाजित ही रहेगी। क्योंकि यदि 900 पूर्णतः विभाज्य है इनसे, तो 2 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, 4 का गुणा करो, कितने का भी 900 में गुणा करो, प्राप्त संख्या भी इनसे विभाजित होती रहेगी। तो यदि इसमें 2 गुणे 3 गुणे 5 से गुणा कर दें, जो प्राप्त होगा वह भी विभाजित होगा और इससे जो संख्या बनेगी वह घन संख्या भी हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। तो इसलिए 12, 18, 25 से विभाजित 12, 18, 25 से विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या 900 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 5 तियाँ 15 दूना 30 और 90 का गुणा हो जाएगा 27,000। तो वह संख्या जो 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य हो, छोटी से छोटी हो, पूर्ण घन भी हो, वो 27,000 हो। जो 900 है वो 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या तो है, लेकिन पूर्ण घन नहीं।
शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में करेंगे।